Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we have Lalit Gandhi with us. He had qualified his CA in 2018 and right now he's in taxation department in PwC. Let's hear more about Lalit from him. Lalit, please. Hi everyone, I'm Lalit Gandhi. I'm currently working at PricewaterhouseCoopers LLP in corporate tax and international tax field. I have more than 4 years of experience in this field. Initially, I have started my post CA journey in small size and mid size firm, and then finally in 2021 I got a big four. So, and from then till now, and in future also, the area will be only one thing. It's corporate and international tax, nothing else. Okay. अच्छा ललित, जब ये कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स हम लोग बोलते हैं तो हमारे मतलब कि ऐसा लगता है कि टैक्स मतलब सिर्फ एक या तो डीटी या तो जीएसटी, इसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो बिग फोर में और कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, अगर टैक्स टैक्स में ही अगर हम लोग बात करें तो? सो बिग फोर्स में इन स्पेसिफिक बोलोगे तो एक आईडीटी टीम है एंड एक आईडीटी मतलब जीएसटी टीम है जो कस्टम वगैरह भी देखती है, एंड डायरेक्ट टैक्स की टीम है। सो डायरेक्ट टैक्स में और बाइफर्केशन होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज की कॉर्पोरेट थिंग देखेगी, कॉर्पोरेट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। सेकेंड विल बी इंटरनेशनल टैक्स, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर एडवाइजरी या कुछ इश्यूज होगा उस पर हाईलाइट करेगी। एंड देन लिटिगेशन टीम भी होती है एंड फ्यूचर। और इसमें भी बिग फोर में बाइफर्केशन होता है। फॉर एग्जांपल एक एक टीम सिर्फ रिटर्न करती है, कंप्लायंस करती है, टीडीएस जो भी कंप्लायंस होगा कंपनी का वो करेगी। सेकेंड होती है जो सिर्फ एडवाइजरी देती है, कंपनी कोई ट्रांजेक्शन दे रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड नेदरलैंड्स में कुछ पेमेंट का डीलिंग होने वाला है, तो वेदर इट इज रॉयल्टी सॉफ्टवेयर है नहीं है वो एक टीम हैंडल करेगी। कोई लिटिगेशन इशू आता है तो वो लिटिगेशन टीम हैंडल करेगी। तो ये भी चीज होता है। कभी कभी वो डिपेंड करता है बिग फोर टू बिग फोर, टीम टू टीम, कितनी बड़ी साइज ऑफ टीम है, कितना बड़ा बिग फोर है, कौन से एरिया में आप कर रहे हो। जैसे मुंबई में हर चीज में टीम है, यही चीज आप दूसरे एरिया में जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां होगा कि एक ही टीम सब कुछ कर रही है, बट आप वही चीज करोगे। आप डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की टीम जीएसटी नहीं करेगी एंड जीएसटी की टीम कॉर्पोरेट टैक्स नहीं करेगी। ओके, मतलब काफी वाइड स्कोप हो जाता है इसमें, है ना? यस यस अच्छा, ये यस। जो आपका कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स है, इसमें व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू, मतलब क्या करेंगे वहां पे जाके? क्या कोई क्लाइंट ऐसे आता है बोल के कि मैं ये ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ, मेरे को आप एडवाइस करो कि इसमें कैसे टैक्स बचा सकते हैं? या फिर कोई नया रूल्स रेगुलेशन आता है, कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन का ट्रीटी साइन होता है, वैसे कुछ होता है क्या इसमें? इसमें बेसिकली फर्स्ट थिंग तो जो आपने बोला कि क्लाइंट कोई प्रपोज ट्रांजेक्शन करने वाला है या फिर वो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसमें वो पूछेगा कि विथहोल्डिंग इम्प्लीकेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि समझो कुछ एक पेमेंट कर रहा है वो, सो वो बोलेगा इसको मैं नॉमेनक्लेचर क्या दूंगा, कौन सा एक्सपेंस में ये बैठेगा, कौन से ये वेदर ये रॉयल्टी है, सॉफ्टवेयर है, तो फीस फॉर टेक्निकल फीस है, इफ है तो क्या मेरे को विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। अभी समझो फॉरेन की कंपनी इसके रिलेटेड है तो वो हम लोग को पूछेगा कि फॉरेन वाला इंडिया में क्या करे, रिटर्न फाइल करे नहीं करे, इफ फाइल करे तो वो इनकम को डिस्क्लोज करे या नहीं करे, समझे। सो हम उसको कॉर्पोरेट टैक्स मतलब इनकम टैक्स एक्ट एंड ट्रीटी जो साइंड हुई रहेगी रिस्पेक्टिव कंट्री की, उसके बेसिस पे हम उसको एडवाइस करते हैं, प्लस जो भी केस लॉस करेगा, सर्कुलर्स केस लॉस, उस बेसिस पे हम उनको एक डिटेल्ड एडवाइस देते हैं जिसपे क्लाइंट रिलाई करता है। इफ इसको कुछ क्वेश्चन है, इफ ही में थिंक कि नहीं जो पीडब्ल्यूसी हमने बोला हुआ है, ही थिंक कि नहीं ये ठीक है, ये थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड है, मेरे को तो विथहोल्डिंग करना है, ठीक है वो कर सकता है। ये हमारा एडवाइस एक जाता है उनको वैसा। या कोई पोजीशन लेना है, क्लाइंट हमें पूछता है कि ये चीज ट्रांजेक्शन में करता हूँ, इसमें क्या पोजीशन आपका क्या थॉट है, ये पोजीशन लेना चाहिए। या कभी कभी क्लाइंट्स हमें पास बहुत बाद में आते हैं, उन्होंने इनिशियली कर लिया है ट्रांजेक्शन,
अभी दे फील कि, या फिर कभी उनको नोटिस आता है या उनको कुछ पता चलता है कि भाई इसमें चेंज हुआ है या इसमें ये इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो हमसे वो पूछते हैं कि हाँ हो सकता है क्या, इफ अब हो सकता है यस, तो क्या हम लोग आगे सुधार सकते हैं या फिर पुरानी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, कुछ लॉ में है क्या जो लॉ के थ्रू हम सॉल्व कर पाए, वैसा तो वो भी होता है। ओके। रिटर्न के मतलब टाइम पोजीशन लेते हैं, ओके। तो कोई ओके। रिटर्न भर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, तभी कुछ चीजें होती है जहाँ हमें हमसे वो एडवाइस लेते हैं कि ये ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजेक्शन हुआ, रिटर्न में इसको कैसे डिस्क्लोज करें। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो लास्ट रिटर्न में बहुत था इम्पोर्टेंस, तो पूछ रहे थे कि डिस्क्लोज कैसे करें, इफ डिस्क्लोज करे तो कितना, कैसे करे, क्या करे। ओके। ओके। इसमें अगर इतना इन्वॉल्वमेंट है तो शायद वो कुछ लिटिगेशंस का भी चक्कर आता होगा, उसके लिए अलग टीम है या फिर मतलब आपकी ही टीम हैंडल करती है वो भी? इट डिपेंड्स करता है कौन से कितना लेवल पे लिटिगेशन है। जैसे हमारे टीम में हम सीआईटी अपील तक खुद से करते हैं। जब ट्राइब्यूनल में जाता है, आईटीएटी में जाता है, तो हम हमारी लिटिगेशन टीम को इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज वहाँ काफी एडवोकेट्स वगैरह से बात किया जाता है, तो लिटिगेशन टीम बेटर होती है उनको हैंडल करने के लिए। सो सीआईटी अपील तक हम करते हैं बस। ओके, मतलब एक लेवल तक आप ड्राफ्ट करते होंगे, उसके बाद फिर पीडब्ल्यूसी की अलग यस, टीम है ना? यस। ओके। ये ऐसा हमारा टीम का कल्चर है, डिपेंड करता है कि चलो बाद में कोई और टीम हो, वो सब कुछ खुद भी करती होगी, सिर्फ असिस्ट हम्म। कर लेती होगी लिटिगेशन टीम का, आउटसोर्स नहीं करती, तो वो भी होता है। बट मोस्टली तो हमारे टीम में तो हम आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि लिटिगेशन टीम है ही इसके लिए। ओके। अच्छा, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें जनरली वर्क कल्चर तो अच्छा ही रहता होगा, मतलब लोग अप्रोचेबल रहते होंगे, यस, किसी यस, से भी यस, पूछ यस, लो वैसे? यस। वर्क ओके, कल्चर मतलब काफी अच्छा है, कोई इश्यू नहीं होता है वर्क कल्चर के बारे में। कभी एक्सटेंड करना हो तो एक टीम आर गुड, तो यू कैन हैप्पीली स्टे लॉन्ग एंड डू द हार्ड वर्क, इट्स नथिंग टू वरी। अच्छा, अगर एडवाइजरी ही लेते होंगे तो आई थिंक वो क्लाइंट्स के बीच में अग्रीड होता होगा कि किस टाइमलाइंस तक आपको बताना है। ऐसा कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस या डेडलाइंस तो नहीं आते होंगे इसमें? नहीं, एडवाइजरी में तो कुछ नहीं आती है। जैसे ही क्लाइंट को है कुछ पता चलता है, या फिर हमें उन्होंने बोला कि ये लीजिए हमारा फाइनेंशियल, ये भी लीजिए हमारे जो भी आपको लेजर्स या रिपोर्ट चाहिए, इस पे हम आप हमें हाईलाइट करिए कि व्हाट आर दी हाई लेवल कमेंट्स ऑन आवर फाइनेंशियल, कुछ एक्सपोजर है क्या। तब फिर हमें उनको हाईलाइट किया तो फिर वो बोलते हैं अच्छा डिटेल्स में दो अभी, ऐसा। ओके। अच्छा, अगर किसी को इस फील्ड में जाना हो, लेट्स सपोज अभी सी ने क्वालिफाई किया, तो आई थिंक बहुत कम ही एक्सपोजर मिलता होगा किसी को भी आर्टिकलशिप में जिस प्रोफाइल में बिग फोर वर्क कर रही है ना? हम्म। तो यस। तो क्या इंटरव्यूअर मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी फ्रेशर से कि ये क्वेश्चन वो पूछ सकता कॉर्पोरेट है? एंड इंटरनेशनल टैक्स में जाना है किसी फ्रेशर को, तो पहले सीए फाइनल में उससे वो जो सब्जेक्ट है ऑप्ट किया होना चाहिए इंटरनेशनल टैक्स का, तो बेटर चांस होता है, बिकॉज ओके। उसमें सारे बेस कवर हो जाते हैं इंटरनेशनल टैक्स के। समझो वो नहीं करता है, कभी बच्चे को नहीं समझता है, कोई फ्रेशर को नहीं समझता कि तभी क्या करना चाहिए, उसने किसी का बात सुन के कर लिया और अभी उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये फील्ड में जाना है, तो उसके सब्जेक्ट में पेपर 7, आई गेस 7 या 8 है जो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स है, उस सब्जेक्ट को उसको अपना होल्ड रखना चाहिए। एंड जो बेसिक नॉलेज है ट्रीटी के बारे में, व्हाट इज ट्रीटी, जो बेसिक एक्ट के प्रोविजंस है उस पे होल्ड होना चाहिए, ग्रिप होना चाहिए, उसके रेज्यूम में वो लिख के आना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट आ रहा है उस फील्ड में। जब इंटरव्यूअर उसको क्वेश्चन पूछे तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उसने किया नहीं है काम, ही कैन से कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया बट मेरा इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ एफर्ट्स, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मुझे पता है बेसिक क्या है, एमएलआई क्या है, बेप्स क्या है, बेप्स एक्शन प्लान, ओईसीडी कौन है, ट्रीटी में क्या है, कितने क्लॉज होते हैं, आर्टिकल 12 किसके बारे में डील करता है, वो उसे पता होना चाहिए, नॉट डीप नॉलेज बट ओवरव्यू तो पता होना चाहिए, सो दैट इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंट है कि बंदे में
इसने किया तो नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये कर सकता है, बिकॉज इसने किया नहीं है तभी भी इसको इतना तो नॉलेज है, ये उस टच टच में है वो सब्जेक्ट के। ओके, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज भी अगर रहेगा तो वो लोग कंसिडर कर लेंगे, ऐसा हाँ जरूरी नहीं कंसिडर है कि करेंगे। एक्सपोजर हुए। यस 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 यस, बट और आर्टिकलशिप में जो भी होगा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल जो हम्म। उसने टैक्स जितना भी किया हो तो बेटर है। इफ वो ऑडिट पे किया होगा तो थोड़ा उसको फिर बिग फोर वाले नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज उसके लिए तो पूरा फ्रेश हो जाएगा टैक्स। तो उसके लिए एडवाइस होगा कि स्टार्ट के 1 ईयर या 2 ईयर कोई मिड साइज फर्म या लोअर मिड साइज अपर मिड साइज फर्म में काम करे, उसमें एक्सपोजर लेवे, थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाएगा, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनेगा वो सब्जेक्ट में, फिर वो ट्राई अप्लाई करे तो चांसेस आर हाई। ठीक है, बिकॉज कोई और फील्ड से ये फील्ड में आता है तो डिफिकल्ट होता है उसको एडजस्ट करना, एंड वो अचानक से बिग फोर के एनवायरनमेंट में आएगा तो उसको थोड़ा और डिफिकल्टी होगा, बिकॉज बिग जब हम आर्टिकलशिप करते हैं कोई स्मॉल साइज या मिड साइज फर्म से और वो बिग फोर में आता है, उसके लिए कंप्लीट चेंज होता है। बिग फोर में हर एक चीजों का, एक कॉमा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉमा किधर डालते हैं, कहाँ डालते हैं, ग्रामर सब कुछ हम्म। देखा जाता है, ड्राफ्टिंग स्किल। तो बेटर होगा कि इफ वो कोई और फील्ड से आ रहा है तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कोई और फर्म से, एंड देन ही शुड अप्लाई फॉर बिग। ओके। ओके। अच्छा, तो अगर कोई ये प्लान करके आए कि मैं 2-3 साल तक इस फील्ड में आता हूँ, उसके बाद फिर मैं किसी और बिग फोर नहीं, मैं इंडस्ट्री में स्विच कर जाता हूँ, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहती होंगी? मतलब अब वो इंडस्ट्री तो उसी डिपार्टमेंट में उसको लेकर जो उसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करते होंगे। तो वो उसका इंटरेस्ट के ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो कौन से फील्ड में जाना चाहता है, इंडस्ट्री में भी होगा, समझो अभी उसने बिग फोर में या कोई भी फर्म में 2 साल टैक्स में काम किया, कॉर्पोरेट टैक्स में, इंडस्ट्री में वो उसको कॉर्पोरेट टैक्स में ही इंटरेस्ट है, इफ नहीं है कोई और फील्ड में है, बिजनेस फाइनेंस या कुछ, फिर वो उसके पास वो स्किल होना चाहिए जो इंटरव्यूअर को कन्विंस करे कि मैं ये फील्ड से ये फील्ड में आ रहा हूँ, बट मेरे पास ये स्किल है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा मेरे को फील्ड चेंज करने में। तो वो तो आपके आपके स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार से आप वो इंटरव्यूअर को कन्विंस करते हो, उस पर डिपेंड करता है। इफ सेम फील्ड में है तो वो आराम से जा सकता है, सिर्फ उसको अपने जितना उसने काम किया है, जो उसके अपडेशन है, न्यू रिसेंट अपडेटेड थिंग, जैसे बजट में कुछ चेंजेस है, उस पे सब को अच्छा ग्रीप होना चाहिए। ओके, मतलब सेम फील्ड में जाना तो बहुत आसान हो जाएगा, वो इंडस्ट्री खुद ले लेगा। आसान अपार्ट फिर। आसान तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ जो भी काम किया है उस पे उसका ग्रिप होना चाहिए। ओके। उसको नॉलेज तो होगा ही, बस उसको अपडेट हम्म। रहना चाहिए, उसके पास होल्ड आएगा, फिर वो उसको इजी पड़ेगा ट्रांसफर होने को। बट कोई और फील्ड से वो आता है तो फिर उसको बस स्किल होना चाहिए, इंटरव्यूअर को कन्विंस करे कि मैं ये फील्ड में आना चाह रहा हूँ, वो क्यों आना चाह रहा है, फर्स्ट तो रीजन उसको बताना पड़ेगा वो चेंज क्यों कर रहा है, सेकेंड रीजन उसको क्यों चेंज करके इस फील्ड में आना है, इस फील्ड के लिए उसने क्या किया है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये ऐसे ही थोड़ी जा रहा है, उसको क्यों इंटरेस्ट हो रहा है वो फील्ड, वो हम्म। उसको हम्म। कन्विंस करना पड़ेगा। हम्म। ओके। ओके। अच्छा ललित, अगर कोई इंटरव्यू में बैठता है इसके कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स में, तो आप कुछ बताना चाहिए, मतलब कुछ एक्सेल टिप जो उसको जानना चाहिए, या अगर उसको पता होगा तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए और थोड़ा उसका चांसेस इंक्रीज हो जाए उस इंटरव्यू में, ऐसा कुछ? हम्म हाँ, ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो ऐसे जनरल चीज ही है जिसमें मैं बोलूंगा, जैसे मैंने अपने पहले भी बोला मुझे कि उसको लॉ पे ग्रिप होना चाहिए, जो उसके लेवल का इंटरव्यू, जैसे समझो सीए इंटर वाला सीए फाइनल का आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देता है, उसको एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट टैक्स का जितना नॉलेज उसने पढ़ा है उस पे वो थोड़ा ग्रिप होना चाहिए, बेसिक सेक्शन हम्म। जो रेगुलर यूज होते हैं। सीए फ्रेशर वाला जब अप्लाई करता है, इफ वो कॉर्पोरेट टैक्स में करता है या डायरेक्ट टैक्स में करता है, तो उसको सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी डायरेक्ट टैक्स का ग्रिप होना चाहिए, जो भी प्रोविजन है, जो रिसेंट केस लॉज हैं, जो बजट में आते हैं, जो रिसेंटली बजट है, तो समझो अभी कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसके लिए रिसेंट बजट इज 23, बजट 23,
उसका क्या चेंजेस है, क्या प्रपोजल है गवर्नमेंट के, उस पे एक ग्रिप होना चाहिए। साथ में इंटरनेशनल टैक्स वाला भी है बंदा, तो उसको ट्रीटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ओईसीडी क्या है, एमएलआई क्या है, जो भी, मतलब मैं तो बोलूंगा ना, बाहर का कुछ पढ़ना नहीं है, आपने जो आर्टिकलशिप में किया है उस पर ग्रिप रखो। और आपका जो पेपर 6 और पेपर 7 जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, एंड 6 इंटरनेशनल टैक्स वाला मॉड्यूल है, सीए हम्म अपना आईसीआई का, उसका हम्म अच्छा गो थ्रू कर लो। उसमें बहुत अच्छे समरी में चार्ट भी दिए हुए, बेसिक्स क्लियर कर लो अपने, क्या होते हैं, क्यों आ रहे हम, ओईसीडी कौन है, ट्रीटी क्या है, ट्रीटी का पर्पस क्या है, ये सब पता होना चाहिए। टेक्निकल आपको, सीए फ्रेशर को इतना टेक्निकल कोई नहीं पूछता। इनिशियली तो बेसिक से स्टार्ट होता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा आगे जा रहा है, इंटरव्यू को लग रहा है कि नहीं इसका बेसिक स्ट्रांग है, थोड़ा टेक्निकल पूछ के देखता हूँ, तो थोड़ा हम्म ट्विस्ट कर सकता है, थोड़ा टेक्निकल पूछ सकता है। बट वो भी टेक्निकल ऐसी होगा जो रिसेंटली कुछ आया हो बजट में, हम्म या 1-2 साल का बजट, जैसे डिविडेंड टैक्सेशन चला गया, उसका क्या इम्पैक्ट है, ऐसा। हम्म ओके ओके, मतलब बेसिकली वो नॉर्मली ज्यादा वो कुछ ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है ना? ओके। हाँ हाँ, तो समझ। आपको आपका जो आपने पढ़ाई की है उस पे, आपकी आर्टिकलशिप है उस पे, और अपडेशन 2 या 3 साल में जो बजट आया, लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स पे जो बजट, जो सर्कुलर, और जो सुप्रीम हम्म कोर्ट के जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट एक खुद बोला गया रॉयल्टी वाला, सो रॉयल्टी पे हम्म एफटी टैक्स नहीं, सॉफ्टवेयर वाला जिसपे रॉयल्टी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो वो हम्म उस पे ग्रिप, ऐसा ऐसे जजमेंट आपको ढूंढने लास्ट 1-1.5 साल में, आपको बस और क्या चाहिए, कुछ नहीं। ओके। आर्टिकलशिप में क्या काम किया वो तो बोलना ही पड़ेगा उसे। उस पे तो ग्रिप रखना ही पड़ेगा। हाँ। उसमें तो रखेगा, आप रेज्यूमे लिखते हो है ना, तो उस ओके। पे तो ग्रिप लगना पड़ेगा। मैं तो देखा हूँ ऐसे रिज्यूम्स जहाँ लोग ऐसे 2-2 3-3 पेज लिखते हैं, पर उन्होंने किया कुछ हम्म नहीं। इंटरव्यूअर 2 मिनट में नहीं लगता उनको, वो आराम से पकड़ लेते, हाँ बिकॉज वो उस लोग पे कुछ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मांगते हैं। सो हम्म बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, बट वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचते नहीं है, मैं क्या बोल पाऊंगा इस, कुछ पूछा। हम्म 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 हम्म, तो उस पे उधर से नहीं आता होगा आंसर्स, है ना? यस। ओके ओके। सो ललित, इतना ही मेरे को कंफर्म करना था। एक्चुअली अगर लगता है आपने काफी इंसाइट्स दिया है इस डोमेन के बारे में, और हम्म, काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू ललित, थैंक यू फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर टाइम। no worries. It was honor to speak with you. Thank you for you. You feel कि I am a good person to guide your student or anyone you want to share this videos. It was very nice of you. ओके।